नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल हिंदी मस्ती प्रधान सर पर स्वागत है। और देखिए, इसके पहले हम कल जो वीडियो डाले थे वो समास पर डाले थे और आप लोग ज़रूर देखे होंगे उसको और समझ में भी आया होगा। लेकिन इसके पहले ये समझिए आप लोग कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जैसे इससे ज़्यादा तो ज़रूरत की है शेयर भी करते रहिए ना। शेयर सब पे, हर जितने भी दोस्त मंडली यार हैं सब पर आप लोग शेयर कीजिए कि जल्द से जल्द हम लाइव क्लास लेकर आएँ, ठीक है ना। तो कल जो है हम समास पर प्रथम भाग मतलब पहला भाग पढ़ाए थे और समास की भूमिका बताए थे, समास के विषय में समास क्या होता है और समास के भेद पर बताए थे। लेकिन आज हम लोग समास का प्रथम भेद लेकर चलेंगे, अव्ययी भाव समास। तो आइए हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास दोस्तों, जो अव्ययी भाव समास है इसको जो है हम लोग देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है, कैसे है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इसको समझेंगे। अव्ययी भाव समास जो है, जो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास अव्ययी भाव समास जो है, पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास का सूत्र क्या होता है। आइए हम लोग पहले इसके सूत्र पर बात करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, अव्ययी भाव समास का जो सूत्र है ये क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास का जो सूत्र होता है, पूर्व पद प्रधाने, पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव, ये इसका सूत्र है। पूर्व पद प्रधाने अव्ययी भाव, ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है। सूत्र में ही देखिएगा यहाँ पर परिभाषा भी है। इसी सूत्र में परिभाषा है कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी सूत्र में परिभाषा भी है कि जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, बहुत लोगों के सामने प्रश्न आता होगा कि ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है ना। पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेंगे। देखिएगा पूर्व पद क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूर्व पद क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक हो गया सांप और एक हो गया बिच्छू, और हमें पता करना है कि पूर्व पद क्या होता है। एक हो गया पूर्व पद, पूर्व पद, और एक हो गया उत्तर पद। क्या? उत्तर पद। अब इसमें पद देखिए, एक ये पद है और एक पद ये है। यहां हमारे सामने यही है कि ये जो पद होता है, ये पद, दोनों में पद लास्ट में लगा है, यही पद है। एक सांप ये एक पद हो गया और एक बिच्छू ये एक पद हो गया, ये दोनों पद हो गए ना, यही दोनों एक पद हो गए, ये दोनों एक पद हो गए। पद की तो बात हो गया। देखिए एक सांप है और एक बिच्छू है, ये दोनों पद हो गए, पद की बात हो रही है अभी, यहां पर पद हो गया ना, पद तो कंफर्म हो गया कि पद क्या होता है। लेकिन इसमें ये देखिए एक है पूर्व और एक उत्तर, इन दोनों में
इन दोनों में जो सबसे पहले आया है इसे ही पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में आया है इसे ही हम लोग उत्तर पद कहते हैं। यही पूर्व पद है, यही उत्तर पद है। इसी पूर्व पद को प्रथम पद भी कहा जाता है या पहला पद कहा जाता है, और उत्तर पद को दूसरा पद या बाद वाला पद भी कहा जाता है। तो यहां देखिए पूर्व पद यही है, पद का मतलब पद ही है। देखिए यहाँ पद, ये दोनों पद हैं। पद का मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। लेकिन इसमें जो पहले आया है, सबसे पहले आया है, इसे ही पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में आया है इसे ही हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो जहां तक हो गया कि आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आते हैं पहले पे। तो यही पूर्व पद, यही प्रश्न कर रहा है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब होता है मुख्य होता है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसमें मान लीजिए आप लोगों से कोई प्रश्न करे कि अव्ययी भाव जो समास होता है, इसमें जो अव्ययी जो शब्द होता है, अव्ययी मान लीजिए ये अव्ययी शब्द है, जो अव्ययी जो शब्द है, अव्ययी जो शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अव्ययी शब्द है इसमें कौन सा समास है, इसमें भी तो समास हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अव्ययी शब्द है, आइए देख लेते हैं। जो अव्ययी जो शब्द है इसका जो निर्माण हुआ है अ है, फिर व्यय है और फिर ई है। इसमें जो अ है ये क्या है, ये उपसर्ग है। अ क्या है, ये उपसर्ग है, और व्यय क्या है, मूल शब्द है। व्यय क्या है, मूल शब्द है, और ई क्या है, ये जो है प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है। ये जो है इसमें ई प्रत्यय है। अ का अर्थ होता है बिना। क्या होता है, बिना। व्यय का अर्थ होता है खर्च। व्यय का क्या अर्थ होता है, खर्च। ई का अर्थ होता है हुए। क्या होता है, हुए। अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च, ई का अर्थ होता है हुए। अर्थात जो खर्च न हुए। अव्ययी जो शब्द है इसका जो निर्माण हुआ है अ प्लस व्यय प्लस ई से। इसमें अ क्या है, अ जो है उपसर्ग है, ई क्या है, ई व्यय क्या है, मूल शब्द है, ई क्या है, प्रत्यय है। ई क्या है, प्रत्यय है। अव्ययी का जो निर्माण हुआ है अ उपसर्ग से, देखिए अ यहां उपसर्ग है, व्यय मूल शब्द है, ई जो है प्रत्यय है। तो अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च, ई का अर्थ होता है हुए। जो खर्च न हुए वही क्या है, अव्यय होता है। तो अव्ययी शब्द में भी जो अव्ययी जो शब्द है, अगर इसमें भी पूछा जाए कि अव्ययी शब्द में कौन सा समास होता है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। ये खर्च वाली बात क्या है कि जो खर्च न हुए। देख लीजिएगा यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए राम, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहां मान लीजिए हम कर दें सीता प्रतिदिन स्कूल
जाती है। देखिए इसमें कुछ शब्द, एक शब्द ऐसा आया होगा जो खर्च नहीं हुआ। इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास में कहा जाता है कि जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग हो या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए राम करता है और यहाँ सीता भी करता है, इन लोगों में परिवर्तन हुआ है, लिंग का परिवर्तन हुआ। जाता की जगह जाति हो गया, ये जाता है और ये जाति है, इसमें भी परिवर्तन हो गया। और स्कूल तो एक स्थान है, संज्ञा पद हो गया स्कूल। लेकिन इसमें क्या है, जो प्रतिदिन है ये खर्च नहीं हुआ। प्रतिदिन क्या हुआ, यही खर्च नहीं हुआ, ये दोनों में मिला प्रतिदिन। यही प्रतिदिन क्या है, अव्यय है। यही जो खर्च नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। तो इसमें देखिए राम भी खर्च हुआ, ये लिंग परिवर्तन हुआ, क्रिया में भी परिवर्तन हुआ। और ये तो स्कूल तो एक स्थान है, संज्ञा का बोध करा रहा है। लेकिन जो प्रतिदिन है ये जो है खर्च नहीं हुआ है, यही प्रतिदिन क्या हुआ, यही अव्यय है। तो यहाँ अव्ययी भाव समास में वही चीज है कि देखिएगा जो अव्ययी जो शब्द है इसका भी जो निर्माण हुआ है, अव्ययी शब्द का जो निर्माण हुआ है, यह भी पहला पद देखिए अ उपसर्ग से हुआ है और बाद में इसके प्रत्यय है। तो जो बिना खर्च हुए अर्थात अव्यय होता है। तो अव्ययी शब्द में भी, अव्ययी जो शब्द है इसमें भी कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। भाव लगा है, देखिए अव्ययी भाव लगा है, तो इसमें भी कुछ न कुछ भावनाएं हैं, कुछ न कुछ छिपा है। तो अव्ययी शब्द में भी अव्ययी भाव समास होता है। आइए देखते हैं हम इसके बाद हम लोग अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास के विषय में जानेंगे। जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें जो है देखा जाएगा तो अव्ययी भाव समास में पहले उपसर्ग रहेगा, उपसर्ग या अव्यय रहता है। क्या रहता है, अव्यय। तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। और ध्वनियों का जो अनुकरण होता है, ध्वनियों का अनुकरण, ध्वनियों का जो अनुकरण होता है वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है न। सार्थक और निरर्थक शब्द जब आते हैं, सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक शब्द भी जब एक साथ आते हैं तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। और एक ही शब्द का जब दोहरा होता है, पुनरावृत्ति या आवृत्ति, जब शब्द की जब आवृत्ति होता है, आवृत्ति, तो भी वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब जैसे कि उपसर्ग में ले लिया जाए, जैसे उपसर्ग में आ, प्रति, यथा, यथा तो अव्यय है, फिर प्रति, आ, अति, फिर इसके बाद वध हो गया और बे हो गया। बहुत सारे उपसर्ग हैं। उपसर्ग जैसे संस्कृत में उपसर्ग 22 है, हिंदी में 10 और 12 भी मिलता है और उर्दू में 19 मिलता है। तो उपसर्ग जो भी है लगभग में जितना भी उपसर्ग के शब्द के पहले आते हैं तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। सभी उपसर्ग नहीं होते हैं, कुछ उपसर्ग छोड़ करके जितने भी उपसर्ग होते हैं अव्ययी भाव समास होते हैं। ध्वनियों का अनुकरण जो होता है, ध्वनियों का अनुकरण, मान लीजिए आप लोगों के घर में पंखा होगा, आप लोग देखिएगा पंखा कैसे चलता है, सर सर ना, सर सर।
सर, सर। पंखा कैसे चलता है? सर, सर। ना, तो ध्वनियों का अनुकरण जब होता है तब भी जो है अव्ययी भाव समास होता है। धड़ धड़, क्या? धड़ धड़। और घड़ी कैसे चलती है? मान लीजिए आपके पास घड़ी हो, घड़ी कैसे चलती है? टिक टिक। कैसे चलती है? टिक टिक, टिक टिक। यानी अगर ध्वनियों का अनुकरण भी होता है तब भी वहां अव्ययी भाव समास होता है। वहां क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। सार्थक और निरर्थक शब्द, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, मांग लिए, तो नहीं कहते हैं कि अरे जाओ चाय वाय लेकर आओ। चाय और वाय, इसमें चाय और वाय। अब इसमें एक शब्द सार्थक है, ये सार्थक है और ये निरर्थक है। देखिए ये शब्द जो है सार्थक हो गया और ये निरर्थक होता है। जब एक साथ में आते हैं वहां अव्ययी भाव समास होता है। चाय वाय। कोई आ गया कहेगा कि दाना वाना लेकर आओ। दाना और वाना, दाना और वाना। तो यहां पर भी जो दाना और वाना होता है, यहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है ना। लोटा वोटा, लोटा, लोटा और ओटा, लोटा और ओटा। इसमें लोटा जो है सार्थक शब्द है और ओटा जो है निरर्थक शब्द है। तो ऐसे में भी अगर सार्थक और निरर्थक शब्द एक साथ आए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ये आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब होता है दोहरा। जब एक ही शब्द का जब दोहरा होता है वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही शब्द का दोहरा होता है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे जैसे दिन दिन, दिन दिन। यहां पर एक ही शब्द का दोहरा हुआ है, इसी को पूछ लेता है दिनों दिन। प्रश्न पूछा जाता है, आयोग पूछता है दिनों दिन। दिनों दिन आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में कि दिनों दिन में कौन सा समास है? दिनों दिन। या तो पूछेगा आप लोगों से दिनानुदिन। क्या? अब एक नया शब्द और जुड़ कर आया है, दिनानुदिन। दिनानुदिन। तब भी अव्ययी भाव समास। जब एक ही शब्द का दोहरा होता है, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है दोहरा। आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव। इस आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराव, दोहराव। ठीक। तो एक ही शब्द का जब दोहरा होता है तब भी वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रात रात, रात रात। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? रातों रात। क्या? रातों रात। अगर पूछा जाए कि रातों रात में कौन सा समास है, तो रातों रात में जो है कि अव्ययी भाव समास है। फिर बात बात, क्या? बात और बात। अगर इसमें पूछा जाए कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास। ऐसे पूछेगा प्रश्न, दे देगा शब्द बातों बात, बातों बात। ठीक है ना। अगर एक ही शब्द का दोहरा होता है, यहां नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर एक ही शब्द का जब दोहरा होता है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिन दिन पूछा, इसमें दिनानुदिन भी पूछ सकता है या दिनों दिन भी पूछ सकता है, दिनों दिन। और रात रात, रातों रात पूछा गया प्रश्न है कि रातों रात में कौन समास है, बातों बात में कौन समास है, ये सब चीजें पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अव्ययी भाव समास है। ध्वनियों को अनुकरण में भी अगर आता है तब भी अव्ययी भाव समास, और उपसर्ग और अव्यय पहला पद रहता है तब भी अव्ययी भाव समास। आइए देखते हैं, थोड़ा सा उपसर्ग पर बात करते हैं हम लोग। है उपसर्ग पे, उपसर्ग पे देखिएगा।
उपसर्ग मान लीजिए आ उपसर्ग है, क्या है, आ। अब इस आ उपसर्ग से हम देखेंगे कि कितना शब्द बनता है। इस आ उपसर्ग से जितना भी शब्द बने, जैसे किसी भी शब्द के पहले आ उपसर्ग लगा रहता है, वहां पर अव्ययी भाव समझता है। जैसे आजन्म, आजन्म, आमरण, आकंठ, आकंठ, आवरण, आवरण, बहुत सारे शब्द बनेंगे ना, बहुत सारे शब्द बनेंगे जिसमें आ उपसर्ग लगता है, आवरण। और आजन्म, मान लीजिए आजन्म दे दिया, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में है कि आजन्म अगर आ जाता है तो कौन सा समास होता है, तो आजन्म में आ उपसर्ग लगा है इसलिए अव्ययी भाव समास होता है। फिर उसके बाद प्रति आ गया, मान लीजिए प्रति है, प्रति उपसर्ग है, तो इससे भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए प्रति और दिन, हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे पूर्व पद प्रधान हो रहा है। तो एक पद ये हो गया और एक पद ये है, एक प्रति है और एक दिन है, ये दो पद हो गए। लेकिन इसमें बताया जाता है कि इसका परिभाषा भी है कि पूर्व पद प्रधान या अव्ययी भाव, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो कैसे पूर्व पद प्रधान होता है ये हमें देखना है। तो दिन होता है, दिन अगर हम लिख दिए, दिन, दिन के विषय में बात किए तो दिन ही होता है। और फिर इसके बाद दिन तो दिन ही रहेगा, लेकिन इसी में जब उपसर्ग लगा देते हैं प्रति, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। तो दिन ही रहता है, लेकिन प्रति उपसर्ग लगा देने से प्रत्येक दिन की बात होने लग रही है ना, प्रत्येक दिन की बात हो रही है। इसलिए ये प्रति है जो पहले आया है, यही मुख्य है, यही प्रधान है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। दिन ही रहता है, लेकिन प्रति लगा देने से प्रत्येक दिन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास? अव्ययी भाव समास। और देखिए प्रतिदिन, प्रत्येक, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि भी है और समास भी है। तो प्रत्येक में प्रति प्लस एक से प्रत्येक हो गया है, और इसमें प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक होता है, तो इसमें भी संधि हुआ है, कोई अड़ संधि हुआ है, और इसमें समास हो गया है, प्रति लगा है उपसर्ग, तो अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रत्येक और प्रत्युत्तर और प्रत्युत्तर, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। और प्रति के बाद आता है अति, अति उपसर्ग देख लीजिएगा, अति उपसर्ग होता है। अति का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यल्प, अत्यल्प, बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो जिस भी शब्द के पहले अति उपसर्ग लग गया वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। मान लीजिए आया है शब्द मान लीजिए वे आ गया, ये उपसर्ग है, ये बे उपसर्ग है। अब इसमें देखिएगा बे उपसर्ग जो लगा है इसका शब्द बनाते हैं बेगरज, ये बे उर्दू का उपसर्ग है, लग गया है तो तुरंत बताएंगे अव्ययी भाव समास। बेगरज, बेवफा ना, बेवफा और बेपनाह, बेपनाह और बेवजह, ठीक है ना।
अगर ये लोग जितने भी है शब्द हैं, अगर किसी भी शब्द के पहले ये आ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, बे उपसर्ग है, ये उर्दू का उपसर्ग है, किसी भी शब्द के पहले लगते हैं तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। आइए देखते हैं कुछ और उपसर्ग, जैसे वध हो गया, वध उपसर्ग हो गया। अब इसमें वदबू हो गया, वदबू, वदुआ, वद दुआ, वद खुमारी, वद खुमारी ना, ये वद है, इसमें अगर किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। और बदमाश, बदमाश भी होता है, किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे भर हो गया, ये तो अव्यय है, भरपेट, भरपेट, अगर किसी भी शब्द के पहले भर ये जो अव्यय है अगर आ जाता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इसे यथा, यथा, यथा तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यथा, यथा जो अव्यय है, जैसे यथा, यथासंभव, यथोचित, यथोचित, यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम का है, यथोचित में कौन सा समास है, ये यथोचित में कौन सा। संधि भी में प्रश्न आ चुका है, यथा प्लस उचित गुण संधि होता है, तो यहाँ पर संधि भी है और समास भी है। यथासंख्य, यथा संख्य, यथाक्रम, यथा क्रम, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। यथा जो अव्यय है, किसी भी शब्द के पहले अगर आता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। हम बता दें लगभग में बहुत सारे उपसर्ग हैं, बहुत सारे अव्यय हैं, अगर किसी भी शब्द के पहले अगर आते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी शब्द के पहले ना, किसी भी शब्द के पहले अगर ये नोट में हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी शब्द के पहले किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग हो या उपसर्ग हो या अव्यय, किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग या अव्यय आता है तो वहां अव्ययी भाव समास होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा हो या अव्यय हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास। नोट में ख्याल करिएगा कि किसी भी शब्द के पहले अगर कोई उपसर्ग हो या अव्यय हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। नोट नंबर 2 ये देखिएगा, ये पहला था और ये दूसरा है। अगर किसी भी शब्द के पहले, यानी जैसे हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि अगर किसी भी शब्द के पहले कोई भी पद हो, संख्यावाची हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। किसी शब्द के पहले कोई पद हो, संख्यावाची हो,
तो वहाँ जो है द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पंचगंगा, पंचगंगा ये आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि ये जो है द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। लेकिन यह प्रश्न गलत है, लेकिन यह प्रश्न गलत है। यहां पर द्विगु समास नहीं होगा। आइए देखते हैं कौन सा समास होता है, इसमें कौन सा समास होता है। पंचगंगा जो दिया है शब्द, अगर किसी भी शब्द के पहले न किसी भी शब्द के पहले या किसी भी शब्द का पूर्व पद किसी पद का किसी भी पद का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची। संख्यावाची संख्या संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची। किसी पद का पूर्व पद अगर संख्यावाची हो तथा दूसरा पद नदीवाचक हो। क्या हो? नदीवाचक। दूसरा पद नदीवाचक हो तो वहां नदीवाचक हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात ही है कि पूर्व पद किसी भी पद का पहला पद या किसी भी शब्द का पहला पद क्या हो? पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो तथा दूसरा पद क्या हो? नदीवाचक हो। क्या हो? नदीवाचक हो। तो नदीवाचक हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ये ख्याल करने वाली बात है। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछा जाए, जैसे पंचगंगा हो गया, अभी हम दिए थे, देखिएगा यहां पर मान लीजिए पंचगंगा एक शब्द हो गया, जैसे पंचगंगा यह दे दिया जाए, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो यहां पर आप तुरंत द्विगु समास बताएंगे। लेकिन यहां पहला पद क्या है? पंच है, संख्या का बोध करा रहा है। ये संख्या का बोध करा रहा है। किसका बोध कर रहा है? संख्या का। देखिए हमने कहा था पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। संख्या का बोध करा रहा है। और ये गंगा जो है ये नदी का बोध करा रहा है। किसका? नदी का बोध करा रहा है। इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है पंचगंगा। यही प्रश्न पूछा भी गया है कि पंचगंगा में कौन सा समास है? तो पंचगंगा में अव्ययी भाव समास है। या द्वियमुनम, या द्वियमुनम। क्या? द्वियमुनम। दो यमुना की बात हो रही है। पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद नदीवाचक है, नदी का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहां पर है, देखिएगा ध्यान से कि पंचगंगा पहला पद क्या है? संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या है? नदीवाचक हो, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पंचगंगा, यहाँ पंच का अर्थात होता है पांच, पांच संख्या का बोध करा रहा है और ये गंगा नदी का बोध करा रहा है, तो पंचगंगा में अव्ययी भाव समास और द्वियमुनम में अव्ययी भाव समास। दो यमुना की बात कर रहा है, पहला पद संख्यावाची है दो और यमुनम नदीवाचक का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों, जो है कि अव्ययी भाव समास में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पहले।
कि अव्ययीभाव समास में देखिएगा, अव्ययीभाव जो समास हम लोग पढ़ रहे हैं, सूत्र यही है कि पूर्व पद प्रधान है अव्ययीभाव। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें कई रूल्स हैं। अगर पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो या अव्यय हो, तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। ध्वनियों का अनुकरण होता है, जैसे सर सर, धड़ धड़, टिक टिक ना, अगर ध्वनियों का अनुकरण होता है तब भी वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। और सार्थक और निरर्थक शब्द आते हैं तब भी वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, जैसे चाय वाय, दाना वाना, लोटा वोटा, ये सब आता है तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। अगर एक ही शब्द का जब दोहरा होता है, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, एकदम इम्पॉर्टेंट में नोट करिएगा, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात ना। अब ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि दिनों दिन में कौन समास है, अगर आता है तो अव्ययीभाव समास होता है, ठीक ना दोस्तों। तो अव्ययीभाव समास आज जो है कि लगभग समाप्त हो गया। समाप्त में बहुत सारे शब्द हैं कि किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग आ जाता है या अव्यय रहता है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, कुछ उपसर्ग को छोड़ करके। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ना। जो कमेंट होता है ये हमारा जान होता है। अगर कमेंट आप लोग करेंगे ना तो हमें और उत्सुकता होती है कि नहीं, हाँ बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। और इससे खतरनाक बात यह है कि आप लोग शेयर जरूर करिएगा ना, कि लोगों तक ये वीडियो जाए और लोग देखें और पढ़ें, ठीक है ना। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे बस, अव्ययीभाव समास। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है, उसको पढ़ेंगे जरूर अगले वीडियो में, लेकिन अव्ययीभाव समास आज समाप्त होता है। बस आप लोग धैर्य से पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।